हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एड्स। एड्स का स्ट्रक्चर आपको अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा, एड्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। यह है एड्स का आरएनए जीनोम। आप बोलिए मैम हमको दो स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं, तो दो होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं ना। ये कॉपी है, दूसरा कॉपी है ये आरएनए का। ठीक, तो कैसा होता है एड्स में? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। फिर इंटीग्रेज एंजाइम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंटीग्रेज एंजाइम है। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में? डीएनए से आरएनए बनेगा। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से फिर डीएनए बनता है। तो रिवर्स के लिए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए होगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो हेल्प करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो जो वायरस का जो अपना जीनोम होगा उसको होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद ये है वायरो ये है कैप्सिड, जो प्रोटीन का कैप्सिड है। ठीक है, ये कैप्सिड होगा इनको कवर करता हुआ। ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियो कैप्सिड भी लिखा है कि तो आपके जो स्ट्रैंड है, आरएनए स्ट्रैंड है, उसके बाहर बाहर से भी आपको जो है वो कैप्सिड नज़र आ जाएगा, न्यूक्लियो कैप्सिड। लेकिन मेनली आप इसको याद नहीं रखेंगे। आप क्या याद रखेंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उसमें फिर बीच में क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इंटीग्रेज है, और बाहर से है फिर कैप्सिड। फिर यहाँ पे एक और जो है लेयर आती है जो कि P17 प्रोटीन्स का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स प्रोटीन इनको कहा जाता है। ये मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये P17 है। ठीक, अब उसके बाहर से एक लिपिड का एनवेलोप भी होता है। ठीक, लिपिड का एनवेलोप पे हमको कुछ कुछ प्रोटीन्स मिलती हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं हमको मिलती हैं जिनमें ये नीचे वाला जो ग्रुप है, इस प्रोटीन में दो ग्रुप होते हैं। जो नीचे वाला ग्रुप है वो ग्रुप 41 है। ठीक, और जो ऊपर वाला ग्रुप है वो ग्रुप 120 है। ये ग्रुप 120 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी सेल पे को पहचानने का काम ग्रुप 120 ही करता है। हमारी सेल पे इस वायरस के लिए रिसेप्टर्स होते हैं CD4। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? CD4 रिसेप्टर्स होते हैं जो इस वायरस के लिए हमारी सेल पे होते हैं। तो CD4 के साथ जुड़ने का काम 120 प्रोटीन्स का ही होता है। 120 ही CD4 को रिकॉग्नाइज करके उनके साथ अटैच करता है और हमारी बॉडी में घुस जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। यहाँ पे ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये आप इग्नोर करेंगे अभी, और इनको भी आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, मेनली जो आपने याद रखना है यही नेमिंग अगर आप लिखेंगे भी तो वो सफिशिएंट रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी आप जानेंगे, सब कुछ आप जानेंगे। ठीक, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। तो वायरस पे देखिए, ठीक है, क्या क्या हो गया? कैप्सिड हो गया, फिर आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गए, इंटीग्रेज हो गए, P17 मैट्रिक्स प्रोटीन हो गई, ग्रुप 41 हुआ, ग्रुप 120 हुआ। ग्रुप 120 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये CD4 के साथ जो है वो जुड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम एड्स के बारे में कंप्लीटली। एक एक लाइन हम पढ़ देते हैं। ठीक है, एड्स, the word AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome। AIDS का फुल फॉर्म क्या है? acquired immunodeficiency syndrome। इसका क्या मतलब होता है? This means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. It is नॉट अ कॉन्जेनिटल डिजीज। समझ रहे हैं आप? मतलब जो एड्स वायरस है, ठीक है, वो
किसकी वजह से होता है, जो उसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि इस वायरस की वजह से इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आएगी। इम्यून सिस्टम में क्या आएगी, डेफिशिएंसी आएगी, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और ये डिजीज़ जो है वो एक्वायर्ड है। हम अपनी लाइफ टाइम में, अपनी ज़िंदगी में जैसे जैसे बड़े होते हैं, कुछ रीजंस की वजह से हम इस बीमारी को एक्वायर करते हैं। तो इसका मतलब ये पहले से, जन्म से मौजूद नहीं होती है ये बीमारी, बाय बर्थ ये बीमारी हम में नहीं आती है। इसीलिए एड्स एक कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। अगर हम कहते भी हैं कि बच्चे को माँ से आ गया है, तो एग्जैक्टली वो माँ को भी कॉन्जेनिटल नहीं था। कॉन्जेनिटल बर्थ से जो रहे और लास्ट तक जो रहेगा वो कॉन्जेनिटल डिजीज होता है। ठीक, तो एड्स एक कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। समझ गए बच्चे? अब सिंड्रोम भी बोला था, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो हो गया कि हमारी इम्यून सिस्टम में कमी की वजह से हमें एक बीमारी हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वो हमको सिम्टम्स दिखाई दिए, बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million persons. ठीक है, तो एड्स सबसे पहले 181 में देखा गया था, 181 में रिपोर्ट किया गया था एड्स को। ठीक है, और पिछले 25 सालों में एड्स जो है वो फैलता गया है, बढ़ता गया है, और 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। एड्स की वजह से 25 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है बच्चा लोग। ठीक है, अब एड्स जो है, एड्स का वायरस एग्जैक्टली कौन सा है? एड्स बीमारी का नाम है, वायरस का नाम क्या है? कंफ्यूज नहीं होना बेटा। एड्स वायरस जो है, एड्स वायरस हम HIV को ही बोलते हैं। एड्स बीमारी का मेन नाम है, जो वायरल है, जिसकी वजह से वायरस है, जिसकी वजह से बीमारी होती है, वो HIV होता है। तो एड्स इज काउज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। किसकी वजह से काउज होता है एड्स? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, a member of a group of viruses called retrovirus which have an envelope enclosing the RNA genome. ठीक है, तो एड्स काउज होता है HIV की वजह से। HIV जो है वो रेट्रोवायरस, एक रेट्रोवायरस है। ठीक है, रेट्रोवायरस के ग्रुप का ही एक मेंबर है HIV। मतलब रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस होते हैं, चलिए आपको बताती हूँ, या पहले ये सुनिए आप, है ना, कि रेट्रोवायरस जो है वो HIV है रेट्रोवायरस, और इसमें क्या होगा, RNA का जीनोम, आपने अभी अभी पढ़ा, RNA का जीनोम होता है। ठीक है, और उसके बाहर से क्या होगा, कैप्सिड होगा। ठीक, चलिए, रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस होते हैं बेटा जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और वो RNA से DNA बना देंगे। क्या बना देंगे? और वो RNA से DNA बना देंगे। समझ गए कि नहीं समझे? अब जब वो RNA से DNA बन जाएगा ना, जब वायरस होस्ट में पहुंचेगा तो उसका जो RNA है वो DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो DNA नया अब बना बिकॉज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, ठीक है, वो होस्ट के DNA में इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे ही वो होस्ट के DNA में इंटीग्रेट होगा, अब वायरस क्या बन गया, सेल का एक कंपोनेंट बन गया। वायरस का जीनोम जो है वो सेल के जीनोम का ही एक कंपोनेंट बन गया, और वो क्या करेगा, उसने पूरी सेल पे अपना कब्जा कर लिया, पूरी सेलुलर मशीनरी पे अपना कब्जा कर लिया, और अपने ही आगे आगे वायरल पार्टिकल्स बनाएगा। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ किस तरह से होगा। अभी के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट समझ आया कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं बताइए? रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? हाँ, ये तो हमें समझ आ गया कि रेट्रोवायरस के पास एक एनवेलप होता है जो कि RNA जीनोम को इंक्लोज करता है। लेकिन रेट्रोवायरसेस आर टाइप ऑफ वायरस
that use a special enzyme called reverse transcriptase to translate its genetic information into DNA. तो रेट्रोवायरसेस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए एड्स का ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय, बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होती हैं, पहले से आप पढ़ते आते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, किसी भी अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव इंसान है, अगर उससे सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाएगा तो आपको भी एचआईवी एड्स हो सकता है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे इंसान का ब्लड जो है, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आप हेल्दी पर्सन में डाल देंगे तो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, ठीक है, तो क्या होता है कि एक ही नीडल से आप इंजेक्शन लगाएंगे। अब हॉस्पिटल्स में तो ऐसा यूजुअली नहीं होता कि एक नीडल से जिस पेशेंट को इंजेक्शन लगाया गया है उसी नीडल से दूसरे पेशेंट को भी इंजेक्शन लगाया जाए। तो ऐसा कौन क्या करता है, वो जो ड्रग्स लेते हैं वो अपनी वीन्स के अंदर जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं। एक ही इंजेक्शन से, एक ही सीरीज से बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसकी वजह से जो क्या हो जाता है, पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है। उसको नीडल से जो नीडल किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज किया, उसने भी यूज किया, तो दूसरे को भी, जो हेल्दी पर्सन है उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, माँ से बच्चे को भी एड्स हो सकता है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। अब कौन कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं, हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जिनके जो बहुत से लोगों के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं। दूसरा, ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, है ना, जो ड्रग एडिक्ट्स होंगे, जो सिरिंज को शेयर करेंगे और अपना इंजेक्शन लगाएंगे। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जो है वो हो सकता है, क्या हो सकता है, एचआईवी हो सकता है। तो उन लोगों को भी चांसेस होते हैं जो कि जिनको बहुत बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को भी बहुत चांसेस होते हैं कि क्या हो जाए, एड्स हो जाए। क्यों? क्योंकि कई बार गलती से हो सकता है कि हॉस्पिटल वालों ने ध्यान ना दिया हो और एक एचआईवी पॉजिटिव इंसान का ब्लड ही जो है वो नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए। एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन एचआईवी पॉजिटिव या एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, और एक बच्चा जिसकी माँ एचआईवी पॉजिटिव है उस बच्चे को भी एचआईवी होता है। तो कैसे ट्रांसमिशन होगा एड्स का वो आप समझ गए, और कौन से लोगों को जो है वो ज़्यादा खतरा रहेगा एचआईवी इन्फेक्शन होने का वो भी आप समझ गए, ठीक है। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन? चलिए बताइए, सोचो कब लोगों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है? तो एक बच्चे ने जल्दी से हाथ उठाया और बोला मुझे पता है, और क्या जवाब दिया उसने? कहा you may need a blood transfusion if you have anemia, sickle cell disease, a bleeding disorder such as hemophilia or cancer। तो एनीमिया है तब आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, सिकल सेल एनीमिया भी होता है तब आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको हीमोफीलिया है तब आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ब्लड कैंसर हो चुका है तब आपके ब्लड को रिमूव किया जाएगा, फिर भी आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं जिनके अंडर हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। चलिए, it is important to note that HIV or AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It's spread only through body fluids, ठीक है। तो HIV जो है वो सिर्फ छूने से या किसी फिजिकल कांटेक्ट से, फिजिकल मतलब सेक्सुअली बोल रही हूँ, सेक्सुअल से तो फैलेगा, ठीक है, सेक्सुअल नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। नॉर्मली आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, ठीक है, वो इस तरह से नहीं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होगा कि कोई आपको छींक देगा और आपको जो है वो हो जाएगा एचआईवी, नहीं।
किसी के साथ बैठने से और मात्र खास तौर पे मेयर टच से जो है वो एचआईवी नहीं फैलता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। किसके थ्रू फैलता है? बॉडी फ्लूइड्स, जो मेन फ्लूइड्स हैं उनके थ्रू फैलता है, ठीक है। वो it is hence imperative for physical and psychological well-being that HIV/AIDS infected persons are not isolated from family and society, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी अगर तुम्हें कोई HIV/AIDS वाला पर्सन है, ठीक, तो उसको बेटा प्यार से रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, उसको अलग नहीं करना चाहिए। सोसाइटी से अलग कर देंगे, फैमिली से अलग कर देंगे तो उसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे जो है वो असर पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इंक्यूबेशन पीरियड एग्जैक्टली कितना होता है इसका? देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। देखिए, इन्फेक्शन हुआ और जो सिम्टम्स आए उसके बीच में जो भी टाइम आता है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो हमेशा एक टाइम लैग होता है इन्फेक्शन और एड्स सिम्टम्स के आने में। तो फिर कितना टाइम लगता है? कुछ महीनों से बहुत सालों का टाइम लग जाता है, ठीक है। अ फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स, यूजुअली 5 से 10 साल, और ये एनसीईआरटी है सारा बेटा, ठीक है। तो पीरियड जो है इन्फेक्शन का, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कुछ महीनों से कुछ सालों तक का हो सकता है, यूजुअली 5 से 10 साल तक का हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, देखिए रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, कैसे जो है वो रेप्लिकेट करता है खुद को रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मतलब HIV वायरस। तो देखिए, ये है रेट्रोवायरस, ठीक। ये वायरस का प्रोटीन कोड, अंदर वायरल जीनोम है, ठीक है। अब वायरस आया, ये नॉर्मल सेल है, ये देखिए ये एनिमल सेल लिखा गया है, ये है एनिमल सेल। तो ये पूरा जो है ये क्या है? एनिमल सेल दिखाया गया है बड़ा सा, ठीक है। वायरस आया, वायरस पे कौन सा ग्रुप बताया है मैंने? 124। हमारी सेल पे कौन सा है? CD4, उसके लिए रिसेप्टर है, वो ऐसे मिलेंगे और वायरस जो है, वायरस का प्रोटीन कोड बाहर रह जाएगा लेकिन उसका जीनोम हमारी बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल, मतलब सेल के अंदर जो है वो आरएनए आ गया। अब वायरल आरएनए ये है, इससे ये बन गया वायरल डीएनए। देख सकते हैं आप क्या बन गया अभी बेटा? वायरल डीएनए। अब वायरल डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने आरएनए से डीएनए बना दिया। ये डीएनए अब जाएगा, ये हमारा न्यूक्लियस था, हमारे न्यूक्लियस में पहुंच गया और वहां हमारे डीएनए के साथ वायरस का डीएनए जो है वो मिल गया, ठीक है, इसमें इंटीग्रेट हो गया। देखिए, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, चला गया। अब हमारे पूरे न्यूक्लियस पे, डीएनए पे वायरस ने अपना कब्जा कर लिया, ठीक। अब वो अपने लिए नया आरएनए बनाएगा। वायरस ने हमारे डीएनए पे कब्जा कर लिया, अब वो उससे इंफॉर्मेशन लेके अपना नया आरएनए बनाएगा, ठीक है। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। जो न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस में जो है वो क्या होगा? न्यूक्लियस में हमारा डीएनए है, हमारे डीएनए में वायरस का डीएनए चला गया है, वायरस का डीएनए बनता है उसके आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन की वजह से। अब डीएनए में घुस गया तो उसने अपने लिए फिर से दोबारा नया आरएनए बना लिया, ठीक है। और उसके आरएनए की कॉपीज बहुत सारी बनेंगी, एक ही नहीं बनेगी, और उनके बाहर प्रोटीन कोड भी बनता रहेगा। ये बन गया प्रोटीन कोड, और नए वायरस जो हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे और नई नई सेल को इन्फेक्ट करेंगे। अब ये नया वायरस फिर दूसरी किसी सेल में जाएगा, ठीक, वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, वायरस का आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा, फिर वो डीएनए हमारे डीएनए के साथ मिलेगा, फिर से वायरस बनेगा। वायरस बनेगा मतलब वायरस का आरएनए बनेगा।
आरएनए के बाहर प्रोटीन कोड बनेगा, फिर नए वायरस बनेंगे, फिर वो नए वायरस फिर किसी नई प्रोटीन में जाएंगे, नई सेल में जाएंगे और इसी तरह से इन्फेक्शन करते रहेंगे। देखिए नोट लिखा है, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। तो जो भी सेल को इन्फेक्शन हुआ है वो सरवाइव करती रहेगी जब तक कि इन्फेक्शन वो कर रहा है वायरस, वायरस घुसेगा वहाँ पे अपना कॉपी बनाएगा, वहाँ से बाहर निकलेगा, तो उस दौरान इन्फेक्टेड सेल जो है वो मरती नहीं है, वो सरवाइव करती है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस। हमारी बॉडी में आने के बाद वायरस जो है वो मेनली कहाँ एंटर करता है, मैक्रोफेजेस में एंटर करता है, वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमारे शरीर में आने के बाद वायरस सबसे पहले मैक्रोफेजेस में जाता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस में जाके अपने आरएनए को अपने आरएनए को किस में बदलता है, डीएनए में बदलता है। ठीक है, वायरल आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए। ठीक है, वायरल डीएनए बनाता है और किसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए। मैम आप बोलो ये तो रेप्लिकेशन बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन नहीं है ये। ठीक है, कॉपीज बनाएंगे अपनी लेकिन डीएनए की फॉर्म में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल डीएनए एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। वही हो गया, अब वायरल का डीएनए होस्ट के डीएनए में घुस जाएगा और वहां पे सेल को बोलेगा कि चलो अब नए वायरस पार्टिकल्स बनाओ। The macrophages continues to produce virus and this way act like HIV factory। तो मैक्रोफेजेस में जो है वो वायरस बनता रहता है और इस तरह से मैक्रोफेजेस जो हैं वो HIV फैक्ट्री की तरह काम करती हैं। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जब आता है वायरस तो सबसे पहले कौन सी सेल में एंटर करता है, मैक्रोफेजेस में एंटर करता है और आरएनए की बहुत सारी कॉपीज जो हैं, मतलब वायरस अपने लिए आ गया, आरएनए की कॉपीज और बनाएगा और वायरसेस बनाएगा। तो बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो मैक्रोफेज में ही बनेंगे, तो इसीलिए मैक्रोफेज जो है वो एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, साइमल्टेनियसली एचआईवी एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रोफेजेस में अपना नंबर बढ़ाने के बाद जो है साथ साथ में एंटर करता है वायरस हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, मतलब वहाँ पे मैक्रोफेजेस में भी एंटर करता है और टी लिम्फोसाइट्स में भी एंटर करता है। साइमल्टेनियसली एचआईवी टी लिम्फोसाइट्स में भी एंटर करता है। कौन से टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होता है, हेल्पर टी सेल्स है ना, वहां पे भी खुद को रेप्लिकेट करेगा, मतलब अपना डीएनए बनाएगा। आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू उसका डीएनए बनेगा और फिर डीएनए घुस जाएगा वो हमारे जीनोम में, हमारे डीएनए में, और नई वायरस की प्रोजेनीज जो हैं वो फिर से बनेंगी। द प्रोजेनी वायरस इज रिलीज इन ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो नए प्रोजेनी वायरसेस बने वो नई हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करते हैं। ठीक, अब इससे क्या होता है, दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो ये बार बार जो है क्या करेंगे, बार बार अटैक होगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनका नंबर हमारे शरीर में कम होने लगेगा। जिस भी व्यक्ति को एचआईवी एड्स है उसकी बॉडी में हेल्पर टी जो सेल्स हैं उनका नंबर कम होने लगेगा क्योंकि मेन अटैक उन पे होगा। ठीक, ड्यूरिंग दिस पीरियड
द पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। तो जो बार बार उसकी हेल्पर टी सेल्स पे अटैक होंगी और उसकी हेल्पर टी सेल्स कम होने लगेंगी, तो फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है और वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे मैक्रोफेजेस में एंटर करता है और उसके साथ साथ कहाँ एंटर करता है वायरस, हेल्पर टी सेल्स में। तो मेनली किसको अटैक करता है, हेल्पर टी सेल्स को ज्यादा अटैक करता है। ठीक है, और हेल्पर टी सेल्स जब हमारी बॉडी में कम हो जाती हैं तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है और हमको फीवर आता है, डायरिया हो जाता है और वेट लॉस होता है। ठीक, ड्यू टू डिक्रीज in the number of T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi and even parasite like toxoplasma। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हेल्पर टी सेल्स में डिक्रीज की वजह से इंसान को बहुत सारे इन्फेक्शंस होने लगते हैं। इंसान बहुत, जो बीमार इंसान है जिसको HIV एड्स हुआ है, उसको बहुत सारे इन्फेक्शन होने लगते हैं। ये इन्फेक्शन अगर HIV वायरस की वजह से नहीं होते, नॉर्मली सिर्फ नॉर्मल किसी वायरस फंजाई से होते या टोक्सोप्लाज्मा से होते या माइकोबैक्टीरियम से होते, किसी से भी होते, तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आराम से ठीक हो जाते वो, अगर इंसान को HIV एड्स नहीं होता। ठीक, लेकिन जब HIV एड्स जो है वो इंसान को हो जाता है, HIV पॉजिटिव इंसान हो जाता है, तो उसको सारे की सारे पैथोजन जो हैं वो अटैक करने लगते हैं और ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी को लो करने लगते हैं। इन्फेक्शंस होते हैं जो इन्फेक्शन एकदम से नहीं जाते हैं फिर, है ना। अगर नॉर्मल इंसान होता, मतलब HIV नेगेटिव होता, उसको ये इन्फेक्शन होते तो वो आराम से ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब इतना नहीं ये इन्फेक्शंस फैलते, इनसे ओवरकम हुआ जा सकता है। लेकिन जब टी लिम्फोसाइट में ही कमी आ गई है, एड्स की वजह से हमारी टी लिम्फोसाइट्स में कमी आ जाती है, इसीलिए ये हमको इन्फेक्शन बहुत होते हैं और इनसे ओवरकम होना भी मुश्किल होता है। ठीक है, a patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself or herself against these infection। पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, हेल्पर टी सेल्स इतनी कम हो गई हैं कि वो जो पेशेंट है वो खुद को इन इन्फेक्शन से बचा ही नहीं पाता है। ठीक है, इन जो हमारे शरीर को देखिए, अगर हमको एड्स हो गया तो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हम पे बहुत ज़्यादा अटैक करेगा। ठीक है, हमको कैंसर हो सकता है लाइफ वाइज, हमको न्यूमोनिया हो जाएगा साथ साथ में। नॉर्मल पर्सन को न्यूमोनिया होगा, वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन एड्स के पर्सन को जब ये सब बीमारियां एक साथ होने लगती हैं तो उसका ठीक होना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme-linked immunosorbent assay। क्या बोला, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो है वो एड्स की डायग्नोसिस के लिए, एड्स को पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाएगा, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए जो एड्स का ट्रीटमेंट है उसके लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं कि वो रेट्रोवायरस जो है, जो उसके पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी को बंद करने के लिए जो है वो दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि ओनली पार्शियली इफेक्टिव होती हैं, फुली इफेक्टिव नहीं होती हैं। They can only prolong the life of the patient but cannot prevent death which is inevitable। ठीक है, तो वो इनविटेबल, तो क्या बोलते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं ये इंसान की ज़िंदगी को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं लेकिन डेथ को नहीं रोक सकती। ठीक, उम्र बढ़ेगी, डेथ नहीं रुकेगी। ठीक है, इतने इन्फेक्शंस हो जाएंगे कि आपकी बॉडी एक बार हार मान लेती है। समझ गए। अब एड्स को कैसे रोका जाना चाहिए। हम जानते हैं एड्स के लिए कोई इलाज नहीं है। ठीक है, एज एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। इलाज नहीं है तो परहेज करो। Moreover, HIV infection more often spread due to conscious behavior pattern and is not something that happen
इनएडवर्टेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड। तो कहते हैं कि एचआईवी जो इन्फेक्शन है ना, एचआईवी इन्फेक्शन इंसान को ऐसे नहीं होता, उसका कॉन्शियस। अब अगर तुम्हें पता है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से जो है एचआईवी एड्स हो सकता है, तो यू शुड अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। अगर आप नहीं अवॉइड कर रहे हैं, मतलब एचआईवी एड्स का जो स्प्रेड है उसके लिए आप कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं खुद को लेके, उसके बावजूद जो है अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो एचआईवी का स्प्रेड जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है वो निमोनिया टाइफाइड जो कि किसी भी चीज़ से एडवर्टेंटली मतलब कैसे भी हो जाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया आके, कोई भी वायरस आके हमें इन्फेक्ट कर देता है नॉर्मली ही कहीं से भी आके, तो ऐसा एचआईवी के साथ नहीं होता है, एचआईवी ऐसे ही नहीं हो जाता, ठीक। आप एक कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न फॉलो करते हैं उसमें, ठीक। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यू बॉर्न फ्रॉम मदर एटसेट्रा में टेक्स प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, ठीक है। अब कहते हैं कि ये मानते हैं हम कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जानबूझ के नहीं किया जाता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ये जानबूझ के नहीं किया जाता कि एचआईवी पॉजिटिव का ब्लड जो है वो एचआईवी नेगेटिव पर्सन को डाल दिया जाएगा और बच्चे से माँ में चला जाता है, पर अगर सही से ध्यान ना दिया जाए, पुअर मॉनिटरिंग की वजह से इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू चला जाता है, न्यू बॉर्न को हो जाता है मदर से, ठीक। वो पुअर मॉनिटरिंग की वजह से है। लेकिन कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न हो गया, आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रख रहे हैं, आप ड्रग्स के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं 4-5 लोगों के साथ, उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक। तो यही है, ये हुआ कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। और मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो गलती से हो जाता है, वो पुअर मॉनिटरिंग की वजह, गलती नहीं, वो पुअरली मतलब सही से देखा नहीं गया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द ओनली एक्सक्यूज में बी इग्नोरेंस एंड इट हैज बिन राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। तो एड्स होने का रीजन सिर्फ आपका इग्नोरेंस है, आपको पता है फिर भी आप इग्नोर करते हैं, तो वायरस स्प्रेड होना ही होना है। और एक बहुत बड़ी कहावत है कि इग्नोरेंस से नहीं मरना चाहिए, ठीक है। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। अगर आपको पता है फिर भी आप इग्नोर कर रहे हैं तो वो बहुत बुरी बात है। कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न ना फॉलो करें, ड्रग्स जो लेते हैं, एक सीरीज लेते हैं उसी को यूज करते हैं, ड्रग्स ही ना लें, सीरीज भी नहीं यूज करेंगे, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं वो नहीं रखने हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जो है वो पुअर मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। इन अवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, ठीक है, नाको ने एक सिंबल भी इस तरह से होता है, ये इस तरह से है ना। द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs आर डूइंग a lot to educate people about AIDS। तो बहुत कोशिश की जाती है लोगों को जानकारी देने की कि एड्स क्या है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको इसके लिए काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इसके लिए काम कर रही हैं, ठीक। WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection। WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए हैं HIV एड्स को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। HIV एड्स को रोकने के लिए जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। अब इसमें क्या होता है, मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स सेफ फ्रॉम HIV पॉजिटिव जो इंसान है उसका ब्लड नहीं लिया जाता, पहले टेस्ट किया जाएगा, आपका ब्लड बैंक में रखने से पहले टेस्ट किया जाएगा कि क्या आपको HIV है या नहीं है, ठीक। अगर नहीं है तो ही लिया जाएगा। इस तरह से ब्लड बैंक में जो ब्लड है वो सेफ हो जाएगा। Ensuring the use of only disposable needles and syringes in the public and private hospitals and clinics। अब एक पर्सन के लिए एक ही सिरिंज का यूज़ किया जाता है जिसको बाद में फेंक दिया जाता है, ताकि एक इन्फेक्टेड पर्सन का जो सिरिंज है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए ना यूज़ किया जाए, इसीलिए एक पर्सन पे एक ही
सीरीज जो है यूज किया जाता है और उनको सही से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। पब्लिक, प्राइवेट और जो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं, वो सही से सीरीज को डिस्पोज करते हैं ताकि लोग उनका गलत यूज ना करें। फर्स्ट, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है, कॉन्डम्स को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करो क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ ड्रग अब्यूज, समझ गए ना, लोगों को रोकना ड्रग्स लेने से, तो अपने आप एड्स से भी कंट्रोल होगा साथ में। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन आर सम सच स्टेप्स टेकन अप, ठीक है। तो बोलते हैं कि बताना है लोगों को सेफली सेक्स करिए, ठीक। और अगर जहाँ पे पॉपुलेशन ससेप्टेबल, सबसे ज़्यादा कौन सा पॉपुलेशन होता है, जो 15 से 24 ईयर्स के बीच में लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ठीक। तो लोगों को जो है, और ख़ास तौर पे एक पॉपुलेशन भी आती है जहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है ससेप्टेबल होते हैं, किसके लिए, बीमारी के लिए, इसके लिए। तो लोगों को वहाँ पे अपना रेगुलर चेकअप जो है वो करवाना चाहिए। मैं बताती हूँ, जैसे कि वो होते हैं हमारे, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, सही से मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा ना, तो सेक्स वर्कर्स होती हैं हमारी, सेक्स वर्कर्स को जो है वो टाइमली अपना चेकअप करवाना चाहिए, रेगुलर अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना चेकअप नहीं करवाएंगी तो बहुत सारे लोगों को जो है वो वायरस फैलेगा और वो सबको फैलाएंगे फिर आगे आगे, ठीक है। चलिए, इन्फेक्शन विद HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may spread to many more people. HIV से इन्फेक्शन होना मतलब एड्स होना कुछ ऐसी चीज़ है जिसको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे तो ये और लोगों को फैलेगा। HIV और एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय द सोसाइटी। तो समाज को ऐसे लोगों को दुत्कारना नहीं चाहिए, ठीक है। लोगों को HIV एड्स वाले जो लोग होते हैं, एड्स पॉजिटिव जो लोग हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनसे सिंपैथी रखनी चाहिए, ताकि वो लोग अपना सही से ध्यान रख पाएं। सोसाइटी को उनको ऐसे दुत्कारना नहीं चाहिए, ठीक है। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद इन अ कलेक्टिव मैनर, the chances of wider spread of the disease increase many folds। देखिए क्या होगा अगर सोसाइटी इस प्रोग्राम को जो है मतलब इस प्रोग्राम को नहीं, सॉरी, इस बीमारी को जो है, अगर सोसाइटी इस बीमारी से सही तरीके से डील करती है, ठीक है, तो जो ये वायरस है इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। लेकिन अगर सोसाइटी ने इसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे देखा और जो लोग हैं HIV पॉजिटिव लोग हैं उनसे सही बिहेवियर नहीं रखा, या अगर किसी को खुद को HIV पॉजिटिव हो गया है पर्सन, उसने खुद बताने की ज़रूरत नहीं समझी डॉक्टर को, ये सोचा कि अगर मैं बता दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक, अगर ये सब किया तो फिर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे HIV के। इसीलिए ज़रूरी है कि इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना बना के, अपने लिए मेनली प्रॉब्लम समझ के, समाज के बारे में ये ना सोच के कि हमें क्या कहेंगे, ये सोच के कि आगे भी फैल सकता है, टाइमली अपना चेकअप डॉक्टर से करवाएं, ठीक है। It is the malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease। तो ये जो एड्स है, ये समाज, डॉक्टर्स मिलके काम करेंगे तभी इस डिजीज को रोका जा सकता है, अदरवाइज इसको नहीं रोका जा